नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। कहते हैं शिक्षा ही वह नींव है जिस पर किसी राष्ट्र का भविष्य टिका होता है। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव की दौर से गुजर रहा है। पुरानी शिक्षा नीति बनाम नई शिक्षा नीति, यह एक केवल कागजी कार्रवाई है या इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई असर पड़ेगा, कोई नई तस्वीर सामने आएगी? इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान है वो, उनका नाम है श्री लोकेश मिश्रा जी। नमस्कार लोकेश मिश्रा जी, आपका रूबरू कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति बनी है जी, पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है, और नई शिक्षा नीति किस प्रकार से बच्चों के फायदे में रहेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है सर कि शिक्षा नीति जो है ये समय समय पर इसको सरकार जो है बदलती रहती है, क्योंकि सामाजिक बदलाव जब होता है, टेक्नोलॉजी है और भी आर्थिक उदारीकरण बहुत दौर से हमने गुजरा। पिछली शिक्षा नीति 1986 में 1986 में आई थी, उससे पहले 68 में आई थी। तो ये शिक्षा नीति को समय पर बदलना जरूरी है, तभी हम अपडेटेड रह पाएंगे, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई हुई है उसके द्वारा सरकार ने इसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और करके स्कूल से लेकर के प्राइमरी से प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक हर स्तर पर शिक्षा के व्यवहारिक पक्षों पर ज्यादा उन्होंने जोर दिया है। और व्यवहारिक पक्ष प्राइमरी स्तर में अगर हम देखें तो यहाँ से शुरुआत होती है कि पहले जहाँ पे बच्चों की शुरुआत 6 वर्ष की अवस्था से होती थी, अब वो 3 वर्ष से स्कूल जाना शुरू करेंगे। ऑडियो विजुअलाइजेशन, खेल खेल में शिक्षक को पढ़ाना होगा उसे, और बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, उससे ज्यादा उसे सीखना होगा, समझना होगा और खुद को तैयार करना होगा कि आने वाले समय में चुनौतियों से वो शिक्षा प्रासंगिक बने और बच्चे को एक सही नींव दे पाए। ये जहाँ तक हमने स्टडी किया है नई शिक्षा नीति का जी, तो इसमें रटने के बजाय, जैसे पिछले में होता था कि भाई आपने रट्टा मार लिया और आपने एग्जाम में लिखा, आपको नंबर मिल गया। लेकिन अभी जो है वो रटने के बजाय उसको क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यवहारिक है? क्योंकि आज भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो नंबर देखा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग तो देखा नहीं जाता है। तो ये कैसे काम करेगा? दरअसल रोट लर्निंग, जो आप रटने वाली पद्धति की बात करते हैं, वो कुछ समय पहले तक किसी न किसी तरह उससे काम चला लिया गया और वो भी एक महत्वपूर्ण वजह बना नई शिक्षा नीति लाने का। क्रिटिकल थिंकिंग, इट मींस कोई भी चीज को लेकर के हमें ये नहीं सोचना है कि, मतलब हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं, क्या सोचना है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे सोचना है दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो कैसे सोचना है और क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, क्या क्या अप्रोच हो सकता है। जहां तक एग्जाम पद्धति की आप बात कर रहे हैं तो स्कूल के, सबसे पहले तो मैं स्कूल से ही शुरुआत करूंगा, जो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स को भी, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आती है। केंद्र ने इस पे कानून बना दिया, अब राज्यों के विवेक पे भी निर्भर करता है कि इसको लागू करती है, उसी हिसाब से लागू करती है या कुछ परिवर्तन के साथ लागू करती है, तो वो राज्य सूची में तो है नहीं। अब बात आती है कि क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि कोई भी एग्जाम आज की डेट में, मैं सबसे इंडिया का जो बड़ा एग्जाम है, प्रेस्टिजियस एग्जाम, यूपीएससी की मैं बात करूं, यूपीएससी एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम हो चुका है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से बच्चे को कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करके उसको सीखना सिखाता है। अगर कुछ लर्निंग गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमेडिएट करना सिखाता है। और अगर ये नहीं आएगा तो बच्चे में फिर, क्योंकि जो बच्चा सीखेगा वही वो फील्ड में जाकर के भी व्यवहारिक, अल्टीमेटली शिक्षा का उद्देश्य है एक ऐसे सशक्त नागरिक को तैयार करना जो कि समाज के लिए काम आ पाए। और ये जो आलोचनात्मक थिंकिंग पद्धति है, ये वही शिक्षा की नींव खड़ी करेगी, उसी तरह के लोग तैयार करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अब जो बच्चे हैं वो किताब में जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा वो अपना कॉन्सेप्ट भी तैयार कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट भी तैयार कर सकेंगे। और साथ साथ और भी उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला है कि जब वो हायर एजुकेशन में, अब आप देखिए कि कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स के साथ वो फिजिक्स भी एक पेपर चूज कर सकता है। मैं इसी सवाल पर अभी आने वाला था। कोई भी स्टूडेंट किसी एक चीज में वो नहीं कह सकता कि मेरी इसमें मास्टरी है, क्योंकि अब जैसा अभी आप कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स के साथ वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है, तो वो ना तो इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञ बन पाएगा ना फिजिक्स में, तो ये कैसे चलेगा? सर एक्चुअली इसमें भी
ऑप्शन रखा गया है, एक पेपर मेजर होगा, एक पेपर माइनर होगा। कई बार कई सारे एग्जांपल्स आप भी देखे होंगे, मैंने भी देखा है। जैसे हमने एक बड़ा पॉपुलर एक मूवी आया था 3 इडियट, उसमें एक बच्चा आईआईटी कॉलेज में होता है और उसका बचपन से ड्रीम होता है कि मुझे जो है फोटोग्राफर बनना है, लेकिन उसके फादर उसको आईआईटी कॉलेज भेजते हैं और वो पढ़ता है, बाद में आईआईटीएन होने के बाद भी वो छोड़ करके आ जाता है और फोटोग्राफी करने वो चला जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में। तो दरअसल वो क्या होता है कि उसके अंदर जो एक सेल्फ लर्निंग का है, जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस चीज को छोड़ दिया और जो सोसाइटी ने उसको फीड किया उसको फॉलो करने लगा, तो वो अपना जो उसका था वो तो छूट गया। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है उस चीज को वापस बच्चों को कहता है कि हम दायरा इतना बड़ा कर देते हैं, यू आर फ्री टू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट एंड यू आर फ्री टू परफॉर्म। सो हाउ वी आर गोइंग, हम कैसे जा रहे हैं आपको एवेल्युएट करने। अब उसका एवेल्युएशन सिस्टम उसने बना दिया, एक एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक डेवलप कर दिया। उसमें वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ वो डिबेट में अगर अच्छा है उसका भी क्रेडिट काउंट होगा, अगर वो बच्चा म्यूजिक में भी अच्छा है उसका भी क्रेडिट काउंट होगा, अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है तो एक्स्ट्रा मेरिट काउंट होगा। ओवरऑल एक ग्लोबल एजुकेशन के तरफ हमारा जो है शिक्षा पद्धति मूव करना, मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी तैयार करने की इसके लिए योजना ये है। फ्रीडम हमें ये नई शिक्षा नीति दी है। ये 360 डिग्री मार्कशीट क्या होता है, जो अभी तक मार्कशीट पारंपरिक चल रहा है उससे कितना अलग है और उसका क्या फायदा मिलेगा बच्चों को? सर, पारंपरिक शिक्षा पद्धति में क्या होती थी कि हम लोगों ने भी पढ़ा, हमें एक मार्कशीट मिल जाता था, अगर हम फर्स्ट डिवीजन क्लास डिस्टिंक्शन से पास हुए सोसाइटी हमको बहुत ही एक्सेप्ट करते थे और हमें रिवार्ड भी मिलता था। लेकिन होता क्या था कि हम तो बुकिश हो जाते थे, सोसाइटी में हम एकोमोडेट करने में उतना कैपेबल नहीं हो पाते थे। कई रियल लाइफ एग्जांपल्स को, कई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम उतना आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते थे। अगर बिहार में कोई बच्चा है, अगर बिहार बोर्ड से पढ़ लिया, वो अगर दिल्ली लैंड कर गया, तमिलनाडु लैंड कर गया, वहां पे इंग्लिश मीडियम भले ही हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक अलग चैलेंज है, लेकिन वहां पे उसका क्लास पार्टिसिपेशन हो या उसका डिबेट में हो या कोई भी चीज, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे पार्ट नहीं था। अब जो ये 360 डिग्री एवोल्यूशन पैटर्न आया है, इसमें उसका क्या हो रहा है कि एक डिजिटली उसे एक उसका क्रेडिट जितना भी वो अर्न करेगा वो काउंट होगा उसमें और उसमें एड ऑन होता जाएगा। साथ ही उसमें ये भी है, अगर कोई बच्चा किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से या ज्योग्राफिकल इशू की वजह से या सोशल इश्यूज की वजह से अगर उसकी पढ़ाई छूट जा रही है बीच में, अगर कोई हायर डिग्री कर रहा है, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर नहीं कर पाया, चला गया कुछ काम करने के लिए, ठीक है, या फैमिली फाइनेंशियल इशू की वजह से नहीं कर पाया, तो वापस वो उसको रिकंटिन्यू कर सकता है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी। अच्छा। तो ये 360 डिग्री ओवरऑल जो है उसका ओवरऑल पर्सनालिटी को वो ऑब्जर्व करके उसका मार्क्स उसे देगा। तो ये आगे उसको भविष्य में इसका फायदा उसको यही मिलेगा कि अगर बीच में छोड़ दिया तो 2-3-4 साल बाद भी वो उसी क्लास से फिर शुरू कर सकता है। उसी क्लास से हो सकता है। और वो सबके लिए, अगर कोई एक बच्चा इंटरव्यू देने कहीं जा रहा है, अगर यूपीएससी ही जाए या कोई पीसीएस एग्जाम में जाए या कोई भी एग्जाम में जाए, कॉर्पोरेट में जाए, उसके सामने डिजिटली उसका सारा डेटा रहेगा और हमें पता रहेगा कि इस बच्चे का स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, इस बच्चे ने किस पार्ट पे मेहनत करा हुआ है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सामने वाला बच्चा, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जाता है उसके पास एक रेज्यूमे होता है और रेज्यूमे में वो बच्चा मेंशन किया होता है कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वीकनेस है, ये थ्रेट्स है, ये अपॉर्चुनिटीज है, हम उस पे काम किए हैं, ये अचीवमेंट रहा है। अब इंटरव्यूअर को भी वहीं से उसका टॉपिक मिल जाता है, वो वहीं से सवाल करना शुरू होता है, तो बच्चों के लिए भी ये फेवरेबल हो जाता है। तो इसका क्या कोई सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग सिस्टम बनेगा? सेंट्रलाइज पोर्टल पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज पोर्टल कोई भी देख सकता है? बिल्कुल सर, पोर्टल के थ्रू ये बच्चों को अवेल करें। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब शुरुआती दौर में 5 क्लास या फिर 8 क्लास तक, 8 क्लास तक की बात चल रही है, बट 5 क्लास तक तो कर ही दिया गया है फाइनल। अगर इसमें क्षेत्रीय भाषा में कोई बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए कोई हिंदी ही पढ़ता है या कोई तमिल पढ़ता है, कोई तेलुगु पढ़ता है, तो आगे के क्लास में जब वो जाएगा तो उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे के क्लास में तो इंग्लिश मस्ट हो जाएगा और इधर क्षेत्रीय भाषा में वो पढ़ाई होगी या नहीं? सबसे पहले तो मैं इसको एक साइकोलॉजिकली इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा जी। ऐसा देखा गया है, एक रिसर्च में आया कि अगर कोई मातृभाषा में, अपना नेटिव लैंग्वेज में कोई भी चीज सीखता है तो आसानी से सीखता है, इजीली गेन कर लेता है। दूसरी बात, अगर कोई मातृभाषा से चीजों को कंसेप्चुअली एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर लैंग्वेज उसके लिए, दूसरा लैंग्वेज भी अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो आसान हो जाता है करना। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चीजें ये मानी जाती है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इजीली चेंज किया जा सकता है, क्योंकि 5th क्लास तक बच्चे उतने मैच्योर्ड अवस्था में नहीं आ जाते कि उसका लर्निंग कैपेसिटी डाउन हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा आराम से दूसरा मीडियम में, अच्छा
सीबीएसई या कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कभी नहीं कह रहा है कि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़िए। वो ये बोल रहा है कि वो आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ सकते हैं। बच्चों को का ज्यादा से ज्यादा जो एनरोलमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है उसको बढ़ाने की बात है, क्योंकि 2030 तक एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 2030 तक 100% हमें अचीव करना है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है और 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% बच्चों को हायर एजुकेशन में एनरोल करना है। इसीलिए ये जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा की बात है, वो पहले कॉन्सेप्ट को सीखे, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, पहले पढ़ाई है क्या थोड़ा बेसिक चीजें समझे, एक्टिविटीज से जुड़ जाए, क्योंकि प्री प्राइमरी लेवल तक यहां तक बच्चा आ जाएगा। उसके बाद दे आर फ्री टू ऑप्ट एनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड दे कैन कैरी ऑन फर्दर। ठीक है, ये जो उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन वगैरह में जो 1 साल 2 साल का 3 साल और 4 साल का कॉन्सेप्ट लाई है सरकार, इसमें 1 या 2 साल के बाद जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर जो छोड़ देगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कैसे बैठ पाएगा? क्या उसके लिए कोई विशेष कॉम्पिटिटिव एग्जाम अरेंज किया जाएगा? सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए तो अभी तक तो यही प्रावधान है कि 3 साल तक जब तक बच्चा डिग्री ना ले ले तब तक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारा कमीशन है जो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन खुद बनाती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे ये एसएससी हो या और भी जो भी है, चाहे बिहार में बीपीएससी हो या और भी जो रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है बच्चा तो उसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर करता है तो उससे जो है डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट मिलता है। और कॉर्पोरेट में स्कोप्स बच्चों के ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा इंस्टीट्यूशन बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है, जैसे एनआईआईटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो बच्चे को 6 महीना 7 महीना साल भर का ट्रेनिंग दे करके बच्चे जो है 25,000 30,000 35,000 50,000 का जॉब कर रहे हैं, क्योंकि दे आर हाईली स्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर का तो डिमांड हर जगह है। तो अगर वो 1 साल का भी डिप्लोमा ले रखे हैं, 2 साल का भी डिप्लोमा ले रखा है, तो वो बच्चा कॉर्पोरेट में काम करने के लिए और उसका डिग्री वैलिड भी होगा इंडिया में। ग्लोबली अभी इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ग्लोबली ये भी इशू है कि अभी तक गवर्नमेंट का ऐसा कोई कोलैबोरेशन भी नहीं है कि अगर इंडिया में कर लिया तो रेस्ट 2 इयर्स वो बाहर से कर सकता है। ऐसा कुछ क्रेडिट ट्रांसफर का अभी तक कुछ तालमेल नहीं है। लेकिन इंडिया में कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है, उसके लिए बशर्ते कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन बेहतर हो। अगर कंपनीज कॉलेज में नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे काम करने? सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले कई बार ऐसा किसी कारणवश बच्चे 1 साल या 2 साल या 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन छोड़ देते थे, तो वो कभी भी आकर या तो दोबारा भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या जो 1 साल 2 साल की पढ़ाई है उसका उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर भी वो जॉब कर सकते हैं। वो या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा या अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि भारत में कम से कम वैलिड होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप एक चीज बताएं कि भारत सरकार को, और खास करके मैं अभी बिहार की बात करूंगा, बिहार सरकार को शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? सर, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल लेवल से प्रमोट करें। एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं कर सकती है तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में के अंडर में जो बेसिक चीजें ट्रेंड्स में है अभी टेक्निकली, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका दौर आ गया। अगर कोई पीछे छूट गया तो वो बच्चा फिर समझ नहीं पाएगा। आजकल एआई का, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का, डेटा एनालिसिस का, बिजनेस एनालिटिक्स का, इन सब का दौर हो गया है। अगर इस एज में भी हम नेटिव लैंग्वेज में भी पढ़ते रहे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकली आवर माइंड शुड बी ट्रेन्ड टू गेन ऑल द डायमेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। तो वो चीजें बिहार सरकार को अब समय आ गया है कि इस पे देखे, क्योंकि इस दौड़ में लिटरेसी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल, वोकेशनल, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और उस पे सरकार ध्यान दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की जो ये चर्चा हुई, इससे ये साफ है कि बदलाव की जरूरत तो थी, लेकिन इसकी सफलता के लिए इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होना भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक बदलाव करने की थी। तो हमें उम्मीद है कि जो नया शिक्षा स्वरूप है ये हमारे छात्रों के लिए काफी लाभदायक होगा।
जो छात्र जैसा कि अभी हमने बताया और सर ने भी बताया जैसा कि बीच में छोड़ देते हैं तो उनका 1 साल या 2 साल वो बेकार हो जाता था, जो कि अब बेकार नहीं होगा। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ में जो एक हुनर आपके हाथ में आएगा वो कहीं ना कहीं वो आपको काम देगा। तो लोकेश मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस डिटेल के साथ आपने सारी बारीकियों को बच्चों को बताया, और हमें उम्मीद है कि इससे बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए रूबरू द टॉक शो। अगले अंक में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।